नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने मित्र कवि और व्यंग्यकार लालित ललित के अनुरोध पर अपनी कुछ कविताएं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उनका आग्रह था कि मैं कुछ ऐसी कविताएं पढ़ूं जिनमें व्यंग्य का स्वर हो। अभी मैं कह तो नहीं सकता कि मेरी कविताओं में कितना व्यंग्य है, लेकिन कोशिश करता हूं। अपनी पहली कविता में जो सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है एक संवाद। इसमें कुछ शब्द कह सकता हूं कि पंजाबी के हैं, लेकिन सरल है। एक संवाद। कोई पुकार रहा है बाहर माँ, जाने कौन है ऐस बखत। कोई पुकार रहा है बाहर माँ, जाने कौन है ऐस बखत। पर बुआ न खोली पुत, बुआ न खोली, आप पे चला जावेगा पुकार के। पुत बुआ न खोलना रब दे वास्ते, पर माँ पुकार के आगे तो बुआ खोलना ही पड़ेगा ना। ना पुत ना, बखत हुन ओ बखत नहीं रहा, आप पे चला जावेगा पुकार के, आप पे चला जावेगा पुकार के। एक कविता और है छोटी सी। ये शीर्षक है इस कविता का पुण्य के काम आए हैं। पुण्य को पुण्य बोलते हैं हमारे गांव देहात में, खासतौर पे जब कुएं खोदे जाते थे, उससे संबंधित कविता है। उनको पक्का बनाने के लिए काठी गालना, पक्का बना करके फिर धीरे 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 उस पक्के ढांचे को नीचे लाया जाता था, नीचे से खोद खोद करके। और खोदने वाले प्राय जो मजदूर होते थे वो गांव के ही दलित वर्ग के होते थे। उनमें से कुछ की मृत्यु तक हो जाती थी, ऐसे हादसे होते थे। लेकिन विडंबना ये है कि तसल्ली देने के लिए वहाँ पर जो पुजारी या दूसरे लोग होते थे वो बड़े बड़े शब्द कहते थे, लेकिन अंततः क्या होता है वो इस कविता में देखिए। छोटी सी कविता है, पुण्य के काम आए हैं। सब के सब मर गए, उनकी घरवालियों को कुछ दे दिवा दो भाई, कैसा विलाप कर रही हैं। सब के सब मर गए, उनकी घरवालियों को कुछ दे दिवा दो भाई, कैसा विलाप कर रही हैं। कैसे हुआ? वही पुरानी कथा, काठी गाल रहे थे, लगता है ढह पड़ी, सब दब गए। होनी को कौन रोक सकता है? अरे अब सब्र भी करो, पुण्य के काम ही तो आए हैं। अरे अब सब्र भी करो, पुण्य के काम ही तो आए हैं। लगता है कुआं बलि चाहता था। हाँ, जब भी कुआं बलि चाहता है, बेचारे मजदूरों पर ही कहर ढहाता है। एक कविता है दांत, ये त्रिलोचन जी को समर्पित है। कविता ही सुनिए। दांत। खबर है कि नहीं रहा एक अगला दांत कवि त्रिलोचन का।
खबर है कि नहीं रहा एक अगला दांत कवि त्रिलोचन का। न हुआ पर न हुआ अफसोस मीर का नसीब, सामने साक्षात थे वासुदेव कि न चल सका जोर, यूं मारा बहुत था। भाई बाकी तो सब सलामत हैं, बेकार था सो गया, अफसोस क्या। सुनो, शोभा के लिए अधिक होते हैं ये अगले दांत। और भाई त्रिलोचन और शोभा, वहां दिल्ली का क्या हाल है? सर्दियों में खांसी कटखनी होती है सर्दी। कहूं यूं तो वार दूं दुनिया की तमाम शोभा आप पर, तो भी लगवा लें तो हर्जी क्या है त्रिलोचन जी। नकली जो मिलता है यानी वेतन, या तो दांत ही लगवा लूं या फिर भोजन जुटा लूं महीने भर का। वेतन? पर आप तो पाते हैं प्रोफेसर का। ऐसा तो मैं चुप हूं भाई, त्रिलोचन भीख तो नहीं मांगेगा। चुप ही रहा, गनीमत थी नहीं मिली थी उपाधि उज्बक की। क्या सच में शोभा के लिए होता है अगला दांत महज? क्या सच में शोभा के लिए होता है अगला दांत महज, और इसीलिए बेकार भी? कहा काटने के भी तो काम आता है त्रिलोचन जी, रहता तो काटने में सुविधा तो रही होती ना। ठीक कहा, त्रिलोचन हंसे मुस्कुराने की शैली में। तुम उज्बक हो, काटने को चाकू होता है। अजीब उज्बक था मैं भी, अजीब उज्बक था मैं भी। त्रिलोचन और काटना, आता काटना तो क्या कटे होते चिरानी पट्टी से। आता काटना तो क्या कटे होते चिरानी पट्टी से। क्या कटे होते हर वहां से जहां जहां से काटा जाता रहा है उन्हें। नहीं जानता त्रिलोचन सहमत होते या नहीं इस बात पर, सोच कर रह गया और सपने को सपना समझकर भूल गया। हालांकि निष्कर्ष मेरे हाथ था, त्रिलोचन और काटना। हम सब जानते हैं कि एक प्रसिद्ध पत्रिका है व्यंग्य यात्रा, जिसके संपादक प्रेम जन्मेजय हैं, मेरे मित्र हैं आत्मीय। उन्होंने मेरी कविताओं को बड़े सम्मान के साथ छापा है। उनमें से 2 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है चाहें तो जांच लें। गोली उसी ने दागी थी जिसने कल चाकू चलाया था। गोली उसी ने दागी थी जिसने कल चाकू चलाया था, और परसों जिसके पास कोरी जबान थी। गोली उसी ने दागी थी, एक आदमी अपवाद की तरह चिल्लाया था, बार बार चिल्लाया था, और बस वही चिल्लाया था। गोली उसी ने दागी थी, एक आदमी अपवाद की तरह चिल्लाया था, बार बार चिल्लाया था, और बस वही चिल्लाया था। जांच हुई, पता चला चाकू भी चला था और चली थी गोली भी। दागने वाला पर अज्ञात था, चलाने वाला भी अज्ञात था, लिहाजा फाइल बंद कर दी गई। वह एक साथ 3 कोट पहने एक आदमी के पड़ोस में रहता रहा। पता चला है कि आगे भी रहता रहेगा मजे से। एक आदमी जो चिल्ला सकता था चुप हो जाएगा और सम्मिलित हो जाएगा उसी गिरोह में जहां संलग्न है हर कोई अपना अपना सुख बटोरने में, और कभी कभार अपने ही गिरोह के सदस्य पर फर्जिया गुर्राने में। और अंत में एक और
छोटी सी कविता, शीर्षक है उसके पास। जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास था एक थैला। जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास था एक थैला। थैले में थी एक कलम, थे कुछ कागज और कागज पर लिखी जाने वाली अनंत संभावनाएं, आशाएं, कुछ मंसूबे और ठहरे हुए रक्त में पैदा करने को प्रवाही प्रेरणाएं। मैं सोचता रह गया कि जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास आखिर क्या नहीं था। धन्यवाद, नमस्कार।